माई मैं कुछ और ना मंगा बस है मासिफ एपिसोड नंबर 26। बोलो क्या बात करनी थी। देखें सरदारनी, हम जानते हैं कि आप बिया के लिए अच्छा ही सोचेंगी हमेशा, और बिया की शादी का फैसला भी आपने इसके अच्छे के लिए ही सोचा होगा, और हम आपके फैसले की कदर भी करते हैं। मगर बिया भी शादी नहीं करना चाहती, वो पढ़ना चाहती है, तो इसकी पढ़ाई ख़त्म होने तक तो आप इंतज़ार कर सकती हैं। और अगर बिया कह रही है कि वो इस लड़के के साथ इन्वॉल्व नहीं थी, तो हमें इसकी बात को अहमियत देनी चाहिए। मिस्टर अजलान, आपकी भी एक बहन है। आप बस मुझे इतना जवाब दें कि अगर कहीं से आपको पता चले कि आपकी बहन की जान को ख़तरा है, तो क्या आप उसकी लाइफ बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? नूर की बात सुनते अजलान फ़ौरन बोला, तो नूर ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर अजलान ने साहिल का देखा और एक गहरा सांस लिया। ऑब्वियसली कुछ तो करूँगा ही, मगर वो नहीं जिसमें मेरी बहन राज़ी ना हो। आप जो मर्ज़ी कह लें, मगर मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। इसके सिवा कुछ और बात करनी है तो बोलो। नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। अजलान की बात सुनते नूर फ़ौरन बोली, तो अजलान ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर नूर फ़ौरन बोली, तो अजलान और साहिल खामोशी से बाहर निकले और लाउंज में आए, तो इन्हें सामने ही बिया खड़ी रसमलाई बनाती नजर आई। वो दोनों खामोशी से बिया के पास आते खड़े हुए, तो बिया इन्हें देखती हल्का सा मुस्कुराई। बिया, सरदारनी ने नहीं मानी हमारी बात। कोई बात नहीं अजलान भाई, आपने मेरे लिए कोशिश की, इतना ही काफ़ी है। अजलान की बात सुनते बिया मुस्कुराती बोली, तो अजलान हल्का सा मुस्कुराया। फिर बिया, आनी और सादिया अम्मा से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। वर्षा की जब आंख खुली, इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। वर्षा उठकर बैठती अपनी जमाई रोकने लगी। फिर इसने सर घुमाते कमरे में देखा, तो इसे अफान कहीं भी नजर नहीं आया। फिर वर्षा परेशानी से उठती अपना एक ड्रेस लेती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही इसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, तो इसे सामने ही अफान खड़ा नजर आया, जो अपनी शर्ट उतारे अपने जख्म की पट्टी कर रहा था। अफान को यूं शर्टलेस देखते वर्षा एक झटके से मुड़ी, तो अफान ने अपनी हंसी दबाई। क्या हुआ वर्षा? अफान सर, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे कौन नंगा खड़ा होता है? वर्षा, पहली बात तो ये कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं। दूसरी बात, मैं वॉशरूम में था और तुमने दरवाज़ा खोला, मैंने नहीं। तीसरी बात, तुमने मुझे फिर अफान सर कहा। अफान के सवाल पर वर्षा गुस्से से बोली, तो अफान ने भी गुस्से से जवाब दिया, अच्छा मैं अफान सर ना कहूँ तो फिर मैं क्या कहूँ आपको? डार्लिंग, तुम मुझे अफान सर के सिवा कुछ भी कह सकती हो, कुछ भी। आप वॉशरूम से बाहर आए ताकि मैं फ्रेश हो सकूं। वर्षा के सवाल पर अफान फ़ौरन बोला, तो वर्षा ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर अफान ने मुंह बनाया। फिर फटाफट अपनी पट्टी ठीक करने लगा। तुम बस मुझे अफान कहो और कुछ भी नहीं, और जाओ मुझे कपड़े निकाल कर दो, पहले मैं फ्रेश होऊंगा फिर तुम होना। मैं आपकी मुलाजिम हूँ जो आपके कपड़े निकाल कर दूँ, और आप बाहर आए, मुझे पहले फ्रेश होना है। स्वीट हार्ट, तुम मेरी बीवी हो, मेरे काम करना तुम पर फ़र्ज़ है। अब अच्छे बच्चों की तरह जाओ कपड़े ला कर दो मुझे। अफान की बात सुनते वर्षा गुस्से से बोली, तो अफान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वर्षा को मज़ीद गुस्सा आया। अच्छा, मैं आपकी बीवी हूँ तो मेरा हुक्म माने, बाहर निकले वॉशरूम से अभी के अभी। ओके जानू, निकल आया हूँ, गुड बॉय। वर्षा गुस्से से वॉशरूम से बाहर की तरफ इशारा करती बोली, तो अफान मासूम शक्ल बनाता बोला और वॉशरूम से बाहर निकला। तो वर्षा अपनी एड़ियाँ और हाथ ऊंचा करती अफान के सर के करीब हाथ ले जाने की कोशिश की, तो अफान ने अपनी हंसी दबाई, मगर वर्षा का हाथ अपने सर तक ना पहुंचता देखकर अफान ने फ़ौरन वर्षा को पसलियों से पकड़ते ऊंचा उठाया। तो वर्षा खुश होती अफान के सर पर हाथ थपथपाती बोली, जिस पर अफान ने फ़ौरन वर्षा को नीचे उतारा। तो वर्षा मुस्कुराती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वर्षा को वॉशरूम की तरफ जाता देखकर अफान ने फ़ौरन वर्षा का हाथ पकड़ते इसे अपनी तरफ खींचा, तो वर्षा किसी कटी डोर की तरह अफान के सीने से आ लगी। तो वर्षा ने सर उठाते अफान को घूरा, जो एक तो बिना शर्ट के इसके सामने खड़ा था और फिर ऊपर से इसे वॉशरूम भी जाने नहीं दे रहा था। इससे पहले कि वर्षा कुछ बोलती, अफान मुस्कुराता वर्षा के होठों पर झुका और खुद को सैराब करने लगा। जबकि वर्षा ने हैरत से पूरी आंखें खोली, तो वर्षा को आंखें फाड़े अफान को देखते देखकर अफान ने एक आंख विंक की, जिस पर वर्षा ने जोर से आंखें बंद की, तो अफान ने वर्षा के होठों पर मजीद शिद्दत बढ़ाई। अफान को मजीद शिद्दत इख्तियार करता देखकर वर्षा ने अपने नाखून अफान की गर्दन में घुसाए, मगर आज अफान साहिब ने भी वर्षा को ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। वर्षा को सांस के लिए तड़पता देखकर अफान आहिस्ता से वर्षा के होठों से दूर हुआ, तो वर्षा लंबे लंबे सांस लेती अफान के सीने पर सर रख गई, जबकि अफान हल्की मुस्कुराहट के साथ वर्षा के बालों में उंगलियां चलाने लगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक बार फिर ट्राई करें, इस बार सांस ज़्यादा देर रोकने की कोशिश करना। वर्षा को नॉर्मल होता देखकर अफान मुस्कुराता बोला, तो वर्षा अफान को धक्का देती वॉशरूम में बंद हुई, जबकि अफान का कमरे में एक बेबाक कहका गूंजा। अफान का कहका सुनते वर्षा ने मुंह बनाते सामने शीशे में अपना अक्स देखा। गुलाबी होंठों को खून छलकाता देखकर वर्षा
खुद से ही शर्माती नजरें चुरा गई, फिर खामोशी से फ्रेश होने लगी। 10 मिनट बाद जब वर्षा फ्रेश होती बाहर निकली तो अफान को फ़ोन पर किसी से बात करते देखकर वर्षा ने खुद से मैचिंग अफान के कपड़े निकालते सोफे पर रखे और नामहसूस अंदाज में ड्रेसिंग के सामने खड़ी होती बाल ड्राई करने लगी। अफान कॉल काटता वर्षा की तरफ मतवजा हुआ तो इसे बाल ड्राई करते देखकर खामोशी से सोफे की तरफ आया। सोफे पर अपने कपड़े पहले से ही बैग से बाहर पड़े देखकर अफान के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट रेंग गई। फिर अफान खामोशी से अपने कपड़े लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ा तो वर्षा ने सुकून का सांस लेते फटाफट बाल ड्राई किया और अपने कपड़ों के बैग्स अलमारी में रखती अफान का इंतजार करने लगी। अफान जब वॉशरूम से बाहर निकला तो वर्षा को अपना इंतजार करते देख मुस्कुराते बाल बनाने लगा। फिर वर्षा को लेता सीधा रेस्टोरेंट पहुंचा जहां से इन्होंने रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद वर्षा और अफान जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो अफान की टक्कर एक आदमी से हुई, जिस पर वो आदमी सॉरी करता आगे बढ़ गया, मगर इस आदमी के टकराने पर अफान की पसली में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ गई। अफान एकदम ही दर्द से कराहता जमीन पर घुटनों के बल बैठा, जबकि वो आदमी अफान को दर्द से कराहता देखकर भाग गया। वर्षा अफान को यूं देखते परेशान सी अफान के पास घुटनों के बल बैठी और इसने अफान के कंधे पर हाथ रखा। अफान क्या हुआ, आप ठीक है ना? नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त से बाहर है ये तकलीफ, हम हॉस्पिटल चलते हैं, आप उठें प्लीज। वर्षा के सवाल पर अफान ने दर्द बर्दाश्त करते जवाब दिया तो वर्षा फौरन बोली, जिस पर अफान ने हाँ में सर हिलाया और जबरदस्ती उठ खड़ा हुआ। फिर इसने अपनी जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकालना चाहा ताकि कोई करीबी हॉस्पिटल देख सके, मगर जेब में मोबाइल ना पाते अफान ने फौरन से अपनी जेबें टटोलना शुरू की। इसकी लेफ्ट साइड की जेब से इसका वॉलेट तो मिल गया मगर इसे मोबाइल ना मिला, जिस पर अफान शदीद परेशान हुआ। मेरा मोबाइल मेरी जेब से निकाल कर ले गया। अफान इस आदमी को एक मोटी गाली से नवाजता गुस्से से बोला तो वर्षा परेशान हुई। फिर अफान ने एक रिक्शा रोका और वर्षा को लेते इस पे बैठा और सीधा एक करीबी मोबाइल शॉप पर गया और बिना वक्त जाया किए एक नया मोबाइल खरीदा। फिर अपने वॉलेट से एक नई सिम निकालते इसने मोबाइल में एक्टिव की तो अफान के पास 4 से 5 सिम देखते वर्षा परेशान हुई। सिम एक्टिव करते ही अफान ने फौरन एक कॉल मिलाई और वर्षा को लेता वापस रिक्शे में आकर बैठा। किसी करीबी हॉस्पिटल चलो। हेलो अजहर, एक नंबर नोट करो। जी सर बोलें। ये मेरा पर्सनल नंबर है, अभी अभी पिंडी में किसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया है, पता करो ये नंबर कहाँ है और करीबी एजेंट से कहो मेरा मोबाइल इस आदमी से लेकर मुझे मिले और ये काम फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए। नोटेड सर। रिक्शे में बैठते ही अफान रिक्शे वाले से बोला, तभी कॉल रिसीव हुई तो अफान ने फौरन हुक्म दिया, जिस पर अजहर ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया तो अफान अपना नंबर लिखवाता अगला हुक्म सादर कर गया, जिस पर अजहर ने जवाब देते कॉल काटी। तभी रिक्शे वाले ने एक हॉस्पिटल के आगे रिक्शा रोका तो अफान और वर्षा उतरते अंदर की जानिब बढ़े। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही अफान सीधा इमरजेंसी में गया और डॉक्टर को अपनी सूरत हाल बताई तो डॉक्टर फौरन से अफान को लेता कमरे के अंदर गया, जबकि वर्षा परेशानी से बाहर ही बैठ गई, जबकि अफान का मोबाइल और वॉलेट वर्षा के हाथ में ही था। अभी अफान अंदर चेकअप करवा ही रहा था कि एक 19-20 साल का लड़का आता वर्षा के पास खड़ा हुआ। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर अफान सिद्दीकी? जी वो मेरे हस्बैंड है। कहाँ है वो, मुझे इनसे मिलना है। इस लड़के की बात सुनते वर्षा ने चौंक कर इसे देखा, मगर फिर अफान का नाम सुनते फ़ौरन बोली तो इस लड़के ने परेशानी से सवाल किया, जी वो अंदर गए हैं चेकअप करवाने, आप मुझे बता दें क्या कहना है इनको। नहीं मैम इट्स ओके, आप आराम से बैठे, मैं वेट कर लूँगा। वर्षा की बात सुनते वो लड़का फ़ौरन बोला तो वर्षा ने हाँ में सर हिलाया। फिर वापस अपनी जगह पर बैठी तो एक डॉक्टर वर्षा के पास आया। आप पेशेंट की क्या लगती हैं? जी मैं इनकी वाइफ हूँ, सब ठीक तो है ना? नहीं मैम कुछ भी ठीक नहीं है, इनकी पसली का ज़ख़म बहुत गहरा है। इन्होंने बताया है कि इन्हें एक स्टिक लगी है मार्गिला हिल्स पर हाइकिंग करते। फ़ौरन पट्टी की वजह से बाहर निकलने वाला खून तो रुक गया है मगर इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हुई है। इनका ज़ख़म लंग्स और किडनी के एन बीचों बीच है। अगर वक्त पर इलाज ना किया गया तो हो सकता है इनकी किडनी या लंग्स को कोई मसला बने, जिससे इनकी जान का ख़तरा भी हो सकता है। इन्होंने कहा यह ज़ख़म इन्हें परसों लगा था। वैसे तो आपको इसी दिन हॉस्पिटल आना चाहिए था, मगर अभी भी इलाज करके इन्हें ठीक किया जा सकता है, तो आप करें ना इन्हें ठीक। यही तो प्रॉब्लम है मैम, वो इलाज करवाने को तैयार नहीं है। इनका मानना है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, बस सादा सी पट्टी करके हम इनकी जान छोड़ दें। देखें हम इनकी बात मान जाते, मगर एक भी दिन और लेट हुआ तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। अभी तो किडनी और लंग्स ठीक है, मगर आगे का हम कुछ नहीं कह सकते। हमें एक माइनर सर्जरी के ज़रिए इनका ज़ख़म अंदर से ठीक करके बंद करना होगा और वो सर्जरी के लिए तैयार नहीं है। आपको बताना हमारा फ़र्ज़ था, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। डॉक्टर की बात सुनते वर्षा फ़ौरन बोली तो डॉक्टर ने परेशानी से जवाब दिया और वहाँ से चलता बना, जबकि पीछे वर्षा परेशानी से बेंच पर ढह गई। तभी अफान इसके पास आया तो वो लड़का जो वर्षा के पास खड़ा था अफान की कंडीशन भी सुन चुका था, फ़ौरन अफान की तरफ मतवज्जा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आकिब हूँ। अज़हर सर ने मुझे आपका काम दिया था, ये रहा आपका मोबाइल, और कोई काम है तो बताएं सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आकिब, आप जा सकते हैं। वो लड़का अफान को देखता बोला तो अफान ने इससे अपना मोबाइल लेते जवाब दिया।
फिर इससे हाथ मिलाता बाहर निकल गया। आकिब को जाते देखकर अफान ने वर्षा के कंधे पर हाथ रखा और इसे अपनी तरफ मतवज्जा करने की नाकाम कोशिश की। चलो वर्षा, हमें वापस होटल जाना है। हम कहीं नहीं जा रहे, आप यहाँ पर अपना इलाज करवाएंगे बस। क्या इलाज? वो तो हो गया ना, मैंने पट्टी करवा ली है, अब चलो होटल जाना है। अफान की बात सुनते वर्षा फ़ौरन बोली तो अफान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने इसे एक सख्त घूरी से नवाजा। मुझे डॉक्टर आपकी कंडीशन बता चुके हैं और ये भी कि आपको इलाज की ज़रूरत है, मगर आप इलाज करवाने को तैयार नहीं। प्लीज़ अफान मान जाए, अभी डॉक्टर को कहते हैं, वो आपको ठीक कर देंगे। वर्षा जान रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। चलो अभी होटल जाना है और सुबह हमें कश्मीर के लिए निकलना है। अफान प्लीज़ बात को समझें आप। वर्षा की बात सुनते अफान फ़ौरन बोला तो वर्षा ने परेशानी से जवाब दिया, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मगर हमारा कश्मीर जाना ज़रूरी है, इसलिए हम कल सुबह कश्मीर जाएंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, आप इलाज करवाएं अपना पहले। यार वर्षा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ ज़िद मत करो। अफान की बात सुनते वर्षा ज़िद्दी अंदाज में बोली तो अफान ने मिन्नत भरे अंदाज में जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने नफ़ी में सर हिलाया। अफान ज़िद मैं नहीं आप कर रहे हैं, प्लीज़ मान जाए। अच्छा ठीक है मैं मान गया, मगर अभी नहीं, कश्मीर जाकर मैं इलाज करवा लूँगा। मुझे पागल मत समझे, गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं होता। वर्षा की बात सुनते अफान फ़ौरन बोला तो वर्षा ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर अफान ने एक गहरा सांस लिया। अच्छा ठीक है मैं हार मानता हूँ बस, मगर अभी इलाज नहीं करवाऊंगा, कश्मीर से वापस आकर करवाऊंगा, और अब मैं इस बारे में बहस नहीं सुनना चाहता, घर चलो अब चुपचाप। अफान गुस्से से कहता बिना वर्षा की एक सुने इसे लेता सीधा होटल पहुंचा तो वर्षा ने फैसला कर लिया कि वो कश्मीर जाकर सब कुछ अजलान को बताएगी और फिर वही अफान का इलाज भी करवाएंगे। ये बात सोचते वर्षा कब नींद की वादियों में उतरी इसे पता ही न चला, जबकि वर्षा को सोते देखकर अफान ने प्यार से इसके सर पर बोसा दिया, माई लिटिल एंजल। अफान दिलकशी से मुस्कुराता बोला और फिर खामोशी से लाइट्स ऑफ करता वर्षा को अपनी बाहों के हिसार में लेता लेट गया, फिर जल्द नींद की गहरी वादियों में उतर गया। साहिल और अजलान आज एक बार फिर मौलवी साहब के पास गए थे। मौलवी साहब ने अजलान को अमल शुरू करने का कहा था, मगर इससे पहले मौलवी साहब ने इसे एक शीशा लाने को कहा था। इसी शीशे में अमल के जरिए जिन को कैद किया जाना था। अजलान और साहिल सवात से जाकर मौलवी साहब की बताई गई दुकान से शीशा लेकर आए थे। वो दोनों अभी वापस आ ही रहे थे कि इन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मदद के लिए खड़ी नजर आई। वो दोनों इस औरत के पास रुके तो साहिल ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत? हाँ बेटा, मुझे ज़रा आगे तक छोड़ दो। जी आए। साहिल की बात सुनते वो औरत फ़ौरन बोली तो साहिल ने मुस्कुराते जवाब दिया, मगर जैसे ही वो औरत गाड़ी की पिछली सीट की तरफ बढ़ी तो साहिल की नज़र साइड मिरर में गई, जहां इस औरत के पांव उल्टे थे। साहिल ने परेशानी से इस औरत को देखा, फिर दानिस्ता तौर पर गर्दन हल्की सी बाहर निकाल कर देखा तो साहिल को अपनी आंखों पर यकीन न आया। इस औरत के पैर वाकई ही में उल्टे थे और इसके पैरों से खून भी रस रहा था। ये मंजर देखते साहिल ने फ़ौरन गाड़ी लॉक की और बिना 1 मिनट ज़ाया किए गाड़ी को स्पीड में आगे बढ़ा ले गया। क्या हुआ साहिल, इस औरत को बैठने तो देता। वो कोई असली औरत नहीं थी, कुछ और ही थी भाई। क्या मतलब, मैं समझा नहीं कुछ। साहिल की इस हरकत पर अजलान शदीद परेशान हुआ, फिर फ़ौरन बोला तो साहिल ने एक गहरा सांस लेते जवाब दिया, जिस पर अजलान ने फ़ौरन जवाब दिया। तभी इनकी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई तो सामने लोगों का इतना बड़ा मजमा देखकर वो दोनों हैरान हुए। फिर फ़ौरन गाड़ी से उतरते हवेली के अंदर की जानिब बढ़ने लगे तो गांव के एक आदमी ने अजलान का बाजू पकड़ा, जिस पर वो दोनों हैरान हुए। हम जानना चाहते हैं सादिया अम्मा, हमारी बच्चियां यहाँ काम करती हैं और ये अनजान लड़के यहाँ इस हवेली में क्यों रह रहे हैं? और सिर्फ हमारी बच्चियां नहीं, आनी की बेटी नूर और बिया भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में इन नामहरम लड़कों का यहाँ रहना नाकाबिले कबूल है। सरदारनी को बुलाएं, हम जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम जानना चाहते हैं। गांव का एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल की थी गुस्से से बोला तो एक औरत आगे बढ़ी और वो भी गुस्से से बोली, जिस पर गांव का एक आदमी और बोला तो सब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, जबकि 2 आदमी अजलान और साहिल को पकड़े खड़े थे। गांव वालों को शोर मचाता देखकर अजलान और साहिल परेशान हुए। देखें, हम यहाँ किसी गलत हरकत के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ मौलवी साहब से मिलने आए हैं। मेरी बहन पर एक आसेब है, किसी ने इस पर जादू करवा दिया है। हम तो बस इस जादू का तोड़ ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। देखें, हम भी बहन बेटी वाले हैं, हमें औरत की इज्जत का पता है। आप लोग बेफिक्र रहें, हमारी तरफ से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शिकायत मिली है तो आए हैं ना यहाँ, वरना पिछले 1 हफ्ते से तुम लोग यहाँ हो। हम में से किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं ना, हमें शिकायत मिली है तो आए हैं। हम पठान हैं और हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले का हाथ हम जड़ से उखाड़ देते हैं। हमें बताया गया था आप लोग सादिया अम्मा के मेहमान हैं तो हम लोग खामोश थे। अजलान की बात सुनकर साहिल भी फ़ौरन बोला तो वही 50 साल का बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, जिस पर अजलान और साहिल के साथ सादिया अम्मा और आनी भी हैरान हुई। क्या शिकायत मिली है आपको शम्स भाई? इनमें से एक लड़के ने मेरी बेटी फातिमा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है जब वो इनके कमरे में चाय देने गई थी।
क्या? किसने ज़बरदस्ती की है? सादिया अम्मा की बात सुनते शम्स फ़ौरन बोला तो आनी ने परेशानी से सवाल किया। मेरी फ़ातिमा को बहुत तेज़ बुखार है कल से और ये हरकत कल रात को ही हुई है। फ़ातिमा ने जब मुझे बताया तो मेरे तन बदन में आग लग गई, मगर रात का लिहाज करते खामोश रहा और सुबह होते ही मैं यहाँ आ गया। इन दोनों को निकालो यहाँ से। आनी, हम कसम खा रहे हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हवेली में आप और सादिया अम्मा, सरदारनी और बिया के सिवा तो हम किसी को जानते भी नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मारो इनको, मारो। शम्स की बात सुनते अजलान परेशानी से बोला तो शम्स ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर अजलान परेशान हुआ। फिर गांव वाले चिल्लाते बोले तो बिया हालात खराब होते देखकर भागती हुई हवेली के अंदर गई। सरदारनी जल्दी चलें नीचे, गांव वाले अजलान भाई और साहिल को मारने वाले हैं क्योंकि फातिमा ने इन पर इसके साथ जबरदस्ती करने का इल्ज़ाम लगाया है। व्हाट? बिया की बात सुनते नूर गुस्से से चिल्लाती बोली और फिर अपना मास्क पहनती बाहर निकली तो बिया भी इसके पीछे पीछे बाहर निकली। नूर और बिया जैसे ही हवेली से बाहर निकले तो इनकी नज़र सामने गांव वालों पर पड़ी, जो अजलान और साहिल को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। गांव वालों को देखते नूर का पारा सवा नेज़े पर चढ़ा। रुक जाओ, खबरदार, जो एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया तो रफ़ीक साहिब लड़कों को इधर लेकर आए। नूर चिल्लाती बोली तो गांव वाले सब खामोश हुए। फिर नूर का हुक्म सुनते रफ़ीक साहिब फ़ौरन आगे बढ़े और शम्स और रफ़ाकत के हाथ से साहिल और अजलान का बाजू छुड़ाते फ़ौरन इन्हें लेकर नूर के पास आए तो नूर, जो हवेली की सीढ़ियों पर खड़ी थी, एक सीढ़ी नीचे उतरी। ये लड़के सादिया अम्मा के नहीं, मेरे मेहमान हैं और मेरे मेहमानों की खिदमत करना अब्दुल्ला नगर में रहने वाले हर शख्स पर फ़र्ज़ है। लेकिन जो मेरी बेटी के साथ हुआ है सरदारनी, उसका क्या? मैंने आपसे ये बात हरगिज़ नहीं कही कि आपकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। आप अपनी बेटी को लेकर शाम को मेरी बैठक में आइएगा और जो गुनहगार होगा इसे शाम को ही सज़ा मिलेगी। ये मेरा आप सबसे वादा है। नूर की बात सुनते शम्स फ़ौरन बोला तो नूर ने फ़ौरन जवाब दिया और फिर अंदर की जानिब बढ़ी तो बाकी सब लोग भी अंदर बढ़े। सरदारनी, हम में से किसी ने भी ऐसी बेहुदा हरकत नहीं की। ये तो 4 बजे पता चलेगा। साहिल की बात सुनते नूर फ़ौरन बोली तो साहिल कुछ खामोश हुआ। फिर नूर वापस अपने कमरे में आ गई। ठीक 4 बजे हवेली की बैठक में सब गांव वाले जमा हुए। शम्स भी अपनी बेटी फातिमा को लेकर पहुंच चुका था। आनी, सादिया अम्मा, साहिल, बिया और अजलान भी बैठक में ही मौजूद थे। इंतज़ार था तो बस अब्दुल्ला नगर की सरदारनी का। शम्स तो मुसलसल अजलान और साहिल को घूर रहा था, जबकि इसके साथ बैठी फातिमा का सर झुका हुआ था, यूं जैसे वो कुछ सोच रही हो। 5 मिनट बाद रफ़ीक और नूर बैठक में दाखिल हुए तो सब लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हुए। फिर नूर के इशारा करने पर सब लोग वापस बैठे तो नूर ने भी सरबराही कुर्सी संभाल ली। जी शम्स साहिब, अब आप अपना मुद्दा बयान करें। सरदारनी, हम आपके मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, मगर आपके मेहमानों की वजह से हमारी बेटी की इज्जत ख़राब हो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके मेहमानों में से किसी ने मेरी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। आप दोनों इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नूर की बात सुनते शम्स फ़ौरन बोला तो नूर अजलान और साहिल को देखती सवाल कर गई। सरदारनी, यकीन जाने हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यह इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। फातिमा, इनमें से किस लड़के ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी? जी इन्होंने। मैं इनके कमरे में चाय देने गई थी और इन्होंने मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा। इससे पहले ये मज़ीद कुछ करते मैं इन्हें धक्का देती कमरे से भाग गई और सीधा अपने घर चली गई। अजलान की बात सुनते नूर ने फ़ौरन सवाल किया, जिस पर फातिमा साहिल की तरफ इशारा करती बोली तो साहिल को हवेली की छत अपने ऊपर गिरती महसूस हुई। कुछ यही हाल बिया का भी था। फातिमा की बात सुनते नूर ने हाँ में सर हिलाया। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने आनी और सादिया अम्मा को क्यों नहीं बताया? जी इस वक्त 9 बज रहे थे, सब सो चुके थे, इसलिए। सब सो चुके थे तो तुम हवेली में क्या कर रही थी? नूर की बात सुनते फातिमा फ़ौरन बोली तो नूर ने अगला सवाल किया। जी मैं तो किचन साफ़ करके घर जाने वाली थी, मगर इन्होंने आकर कहा कि ऊपर मेरे दोस्त को चाय दे आओ। मैं जब चाय देने गई तो इन्होंने मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा। मैं इनसे जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाकर धक्का देकर भागकर अपने घर चली गई। अच्छा सही। फातिमा की बात सुनते नूर ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। फिर साहिल को इशारा किया तो नूर का इशारा समझते साहिल एक झटके से खड़ा हुआ और आगे बढ़ता फातिमा का हाथ पकड़ गया। साहिल के हाथ पकड़ने पर फातिमा अपना हाथ छुड़ाती चीखने चिल्लाने लगी, जबकि बाकी के गांव वाले सख्त हैरान परेशान हुए। साहिल। नूर के नाम लेने पर साहिल ने फ़ौरन फातिमा का हाथ छोड़ा तो नूर आती फातिमा के सामने खड़ी हुई, जिस पर फातिमा ने अपना सर झुकाया। साहिल ने इतने मजमे में तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुम चीखने चिल्लाने लगी, मगर कल रात को जब इसने कमरे में तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुम क्यों नहीं चिल्लाई? इसी वक्त चिल्लाती, सबको इकट्ठा करती, तब तुमने क्यों नहीं किया ऐसा? सरदारनी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रमशा की बातों में आकर बहक गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ इन्होंने चाय मांगी थी और मैंने दी भी, मगर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो अपने फ़ोन में इतना मगन थे कि इन्होंने ये भी नहीं देखा मैं चाय ले आई हूँ। मैंने जब कहा कि चाय रखी है तो बस सर हिलाया। ये तो जानते भी नहीं कि इनके कमरे में मैं थी। फिर जब मैं घर गई तो काम की वजह से थकी हुई थी और अब्बू ने जब पूछा कि क्या हुआ मुझे, तो मैंने झूठ बोला इनसे
और झूठ क्यों बोला तुमने, अब ये भी बता दो। नूर की बात सुनते और इसकी आंखों में गुस्से की ज्यादती से लाल पड़ते डोरे देखकर फातिमा को यकदम ही नूर से खौफ आया। फिर फातिमा रोती एक झटके से नूर के पैरों में बैठी और इसके पैर पकड़ती बोली तो नूर ने अगला सवाल किया। रमशा ने कहा था इसकी सहेली के साथ ज्यादती की थी किसी लड़के ने, तो आपने सजा के तौर पर ना सिर्फ इस लड़के से रमशा की सहेली की शादी करवाई थी बल्कि शहर में इस लड़के को अच्छी नौकरी भी दी थी और अब वो दोनों शहर में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। रमशा की तो मंगनी हुई है मगर इसने मुझसे कहा कि मैं मौका देखकर किसी एक पर इल्ज़ाम लगा दूं और फिर आप असूल के मुताबिक इससे मेरी शादी कर देंगी और ये तो है ही शहर से, तो मैं भी शहर चली जाऊंगी। रमशा को बुलाओ और तुम उठो ज़मीन से, जो किया है इसकी सज़ा मिलेगी, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। रही बात इन लड़कों की, तो इनमें से एक बिया का होने वाला शौहर है और दूसरा अपनी भाभी को लेने यहाँ आया है, इसलिए दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आनी, फातिमा और रमशा नीचे बेसमेंट में रहेंगी जब तक मैं इन दोनों की सजा न सुना दूं और इस बात की पूरी जिम्मेदारी आप पर है, इनकी हर ज़रूरत आपको पूरा करना है। फातिमा की बात सुनते नूर गुस्से से बोली तो फातिमा ने रोना शुरू किया, जबकि साहिल और अजलान दोनों ही नूर की बात पर शदीद परेशान हुए। फिर फातिमा और रमशा दोनों को हवेली की बेसमेंट में पहुंचा दिया गया। जबकि नूर बैठक से उठती बाहर निकली तो सब गाँव वाले अपने अपने घरों को रवाना हो गए, जबकि पीछे अजलान और साहिल बस एक दूसरे को देखकर रह गए।